नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले हैं पुष्पभूति वंश या वर्धन वंश। इसमें हम लोग आज 50 से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू क्वेश्चन को देखेंगे। तो पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखें, उससे पहले हम थोड़ा सा इस वंश के बारे में जान लेते हैं, जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। पुष्पभूति वंश या वर्धन वंश अपना कहाँ पे साम्राज्य स्थापित किया, ये किस समय में शासन किया, है ना। तो देखिए, भारत में एक बहुत ही महान साम्राज्य हुआ, गुप्त साम्राज्य। ठीक है, गुप्त साम्राज्य के अंतिम राजा थे विष्णुगुप्त। इनका शासनकाल था 540 से 550 ईस्वी में। ठीक है, इसके बाद गुप्त साम्राज्य का पतन हो जाता है और फिर जो गुप्त साम्राज्य जो पूरा भारत में फैला हुआ था, तो उसमें कई सारे छोटे छोटे राज्यों का उदय होता है। ठीक है, उसी राज्यों में से एक राज्य था पुष्पभूति वंश का। ठीक है, यानी कि वर्धन वंश का। तो पुष्पभूति एक राजा हुए, है ना, उन्होंने ही इस वंश का स्थापना किया और उन्हीं के नाम पे ये इस वंश को हम लोग पुष्पभूति वंश का नाम देते हैं। ठीक है, तो पुष्पभूति वंश लगभग आपको 550 ईस्वी के बाद इसका स्थापना हुआ, और मतलब 6वीं शताब्दी में और 7वीं शताब्दी के आसपास तक ये रहा था। ठीक है, तो इसमें जो मेन राजा हुए, एक तो पुष्पभूति खुद हो गए जिन्होंने इस वंश की स्थापना किया था। इसके बाद एक मेन राजा जो हुए हैं इस वंश में, वो थे प्रभाकर वर्धन। ठीक है, और प्रभाकर वर्धन के 2 पुत्र थे, राजवर्धन और हर्षवर्धन, और साथ ही एक बेटी थी राजश्री। तो प्रभाकर वर्धन के बाद जो किंग बने वो बने राजवर्धन, जो कि बड़े पुत्र थे। और जब राजवर्धन का कुछ समय मृत्यु हो जाता है एक लड़ाई में, है ना, तो उसके बाद फिर हर्षवर्धन राजा बनते हैं 606 ईस्वी में। देखिए, हर्षवर्धन जिसमें राजा बने थे 606 ईस्वी में, उस समय इनकी आयु 16 वर्ष थी। तो इससे भी क्वेश्चन आता है कि हर्षवर्धन कब राजा बने थे। तो 606 ईस्वी में हर्षवर्धन को राजगद्दी मिली थी और उस समय वो 16 वर्ष के आयु में थे। ठीक है, जो वर्धन वंश है इसका राजधानी कहाँ था, तो इसका राजधानी था थानेसर। जो इसका आरंभिक राजधानी था प्रारंभ में, है ना, वो था थानेसर, जो कि वर्तमान में हरियाणा में पड़ता है। ठीक है, हरियाणा में कुरुक्षेत्र के पास में अभी उसका नाम है थानेसर, उस समय नाम था थानेश्वर। तो यहाँ पे उनका राजधानी था। बाद में फिर उन्होंने कन्नौज पे अपना अधिकार कर लिया और कन्नौज को फिर अपना राजधानी शिफ्ट कर लिया। ठीक है, तो यहाँ तक ये आपको यहाँ तक जाने की ज़रूरत है। इसके बाद जो ये वंश था वो ज़्यादातर शैव धर्म से संबंधित था, है ना। शैव धर्म का पूजा करता था भगवान शिव का, और साथ में सूर्य के उपासक थे, कि बाद में हर्षवर्धन फिर बौद्ध बन जाते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। पहला प्रश्न है, पुष्पभूति वंश या वर्धन वंश के संस्थापक कौन हैं। ये कौन थे, पुष्पभूति। अगला प्रश्न है, वर्धन वंश की राजधानी कहाँ थी। ये थी थानेश्वर, जो कि हरियाणा में है। ये भी क्वेश्चन आता है कि वर्तमान में थानेश्वर कहाँ पे है, तो हरियाणा में है। अगला प्रश्न है, गुप्त वंश के ह्रास के पश्चात उत्तर भारत में बड़े भाग पर का पुनर्गठन किसने किया। तो ये क्या था, हर्षवर्धन ने, यानी कि वर्धन वंश ने। अगला प्रश्न है, राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे। राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे वानभट्ट। इन्होंने वानभट्ट ने हर्षचरित्र, कादम्बरी जैसे कई सारे किताब लिखे हैं। अगला प्रश्न है, नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका नाटकों के रचनाकार कौन हैं। नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका नाटक को लिखने वाले हैं खुद सम्राट हर्षवर्धन। ठीक है, यानी कि सम्राट हर्षवर्धन एक कवि भी थे, एक लेखक भी थे। किसके शासनकाल में ह्वेन-त्सांग भारत आया था। हर्षवर्धन के शासनकाल में। हर्षवर्धन की वल्लभी विजय निम्नलिखित में से किस शिलालेख में पाया जाता है इसका वर्णन। ये पाया जाता है आपको नवसारी ताम्र अभिलेख में। अगला प्रश्न है, राजा हर्ष ने अपनी राजधानी कहाँ से कहाँ स्थानांतरित किया था। तो जैसा कि मैंने पहले बताया कि पहले इनका राजधानी था थानेश्वर, है ना, और बाद में उन्होंने जब कन्नौज पर अधिकार किया फिर उन्होंने अपना राजधानी को कन्नौज में शिफ्ट कर लिया, यानी कि थानेश्वर से कन्नौज ले चल गए। थानेश्वर तथा कन्नौज क्रमशः किस राज्य में स्थित हैं। तो थानेश्वर तो हरियाणा में है और कन्नौज वर्तमान में कहाँ है, यूपी में, उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न है, चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय की हर्ष विजय का वर्ष क्या था।
ये क्वेश्चन का मतलब है कि हर्षवर्धन ने एक लड़ाई हारा था, वो था पुलकेशिन द्वितीय से। जब हर्षवर्धन उत्तर में बहुत हद तक विस्तार कर लिए तो फिर वो दक्षिण भारत में विस्तार करना चाहे थे, ठीक है। लेकिन दक्षिण भारत में जो समय राजा था वो पुलकेशिन द्वितीय था, ठीक ना। पुलकेशिन द्वितीय भी काफ़ी पावरफुल राजा था, तो इससे हर्षवर्धन लड़ाई हार गया था, ठीक है। तो ये कब हारा था? ये 628 ईस्वी में ये लड़ाई हर्षवर्धन हारा था। निम्न में से किसने हर्षवर्धन को पराजित किया था? तो पुलकेशिन द्वितीय ने। चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने किस नदी के किनारे हर्षवर्धन को पराजित किया था? तो क्या था? नर्मदा नदी के किनारे। सीयू की नामक यात्रा विवरण निम्नलिखित में से किससे जुड़ा है? सीयू की को लिखने वाले हैं ह्वेंसोंग। चीनी यात्री ह्वेंसोंग ने किस शासक के समय भारत की यात्रा की थी? तो ये किए थे हर्षवर्धन के समय में। उस चीनी यात्री का नाम क्या था जो हर्षवर्धन के दरबार में आया था? तो ह्वेंसोंग ही था, है ना। हर्षवर्धन को एकदम सीधा ह्वेंसोंग से आप याद कर लीजिए, क्योंकि हर्षवर्धन के समय जो चीनी यात्री मेन जो चीनी यात्री आने वाला था वो तो ह्वेंसोंग ही था, ठीक है। और ह्वेंसोंग का है ना हर्षवर्धन पे काफ़ी प्रभाव भी था। अगला प्रश्न है, हर्षचरित के लेखक कौन हैं? हर्षचरित के लेखक हैं बाणभट्ट, ठीक है। बाणभट्ट ने हर्षचरित और कादम्बरी नामक 2 ग्रंथ लिखे हैं। ये मतलब ये 2 महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखे हैं। तीर्थ यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है? ह्वेंसोंग को। हर्षवर्धन की आरंभिक राजधानी कहाँ थी? तो पहला राजधानी कहाँ था? थानेश्वर, ठीक है। और बाद में फिर कौन बना? कन्नौज। तो पहला राजधानी कौन था? थानेश्वर। अपनी समृद्धि एवं ऐश्वर्य के लिए किस प्राचीन नगर को महोदय नगर कहा जाता था? महोदय नगर कहा जाता था कम्बोज यानी कि कन्नौज को, ठीक है। अब आप हिस्ट्री में पढ़ें, कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय लड़ाई भी हुआ था, ठीक है ना। तो कन्नौज जो उत्तर भारत काफ़ी संपन्न शहर था, आपको 6वीं 7वीं 8वीं शताब्दी में, तो इस समय में आपको कन्नौज पर अधिकार करने के लिए त्रिपक्षीय युद्ध भी हुआ था। निम्नलिखित चीनी यात्री में से किसने हर्षवर्धन और कुमार भास्कर वर्मा का राज का यात्रा किया था? तो वह भी कौन था? ह्वेंसोंग। प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स के नाम से किसे जाना जाता है? यानी कि यात्रियों का राजकुमार, है ना। तो वह भी ह्वेंसोंग। हर्ष ने क्या उपाधि ग्रहण की थी? हर्ष ने परम महेश्वर की उपाधि धारण की थी। और ये जितने भी राजा थे पहले के समय में क्या थे? सब शैव धर्म के उपासक थे, ठीक है। मतलब सब भगवान शिव के उपासक थे, तो इसलिए इनके सिक्कों पे शिव पार्वती का आपको फोटो भी मिलेगा। गुप्तोत्तर काल में निम्नलिखित में से किस न्यायवेत्ता ने घोषित किया था कि शूद्र प्रकृति से दास नहीं हैं? तो ये कहने वाले थे मेघातिथि कि शूद्र प्रकृति से दास नहीं हैं। अगला प्रश्न है, गुप्तोत्तर काल में कारा शासन था? एक प्रकार का भूमि चार्टर। अगला प्रश्न है, हर्ष को बौद्ध धर्म की ओर किसने उन्मुख किया? तो ये भी कहने वाला था ह्वेंसोंग ही, ठीक है। ह्वेंसोंग का हर्षवर्धन के जीवन में बहुत ज़्यादा प्रभाव था, और कहा जाता है कि ह्वेंसोंग ने ही हर्षवर्धन को मतलब बौद्ध धर्म में कन्वर्ट करवाया था। गुप्तोत्तर काल में स्वर्ण सिक्के की क्रमशः अनुपस्थिति एवं सिक्कों का क्षरण दर्शाता है कि देखिए सिक्का का जो क्वालिटी होता है वो एक बात को दर्शाता है कि कौन सा साम्राज्य कितना समृद्ध था। जो साम्राज्य जितना समृद्ध था वहाँ पे सिक्कों की गुणवत्ता उतनी अच्छी होगी, वहाँ पे धातुएं उतनी अच्छी होगी। जैसे कि एक सशक्त साम्राज्य, एक बहुत अच्छा साम्राज्य है आर्थिक रूप से, तो वहाँ पे पहले के समय सोने का सिक्का होता था, और जैसे जैसे उस साम्राज्य का जो आर्थिक कंडीशन खराब होता था तो सिक्के का भी क्वालिटी गिरता था, या तो सोने के सिक्के में कुछ मिलावट आ जाता था, या फिर वो सोना का सिक्का चांदी का सिक्का या फिर तांबा का सिक्का इस तरह से वो बदल जाता था, ठीक है। तो इससे मान सकते हैं कि वहाँ पे क्या हुआ था, व्यापार का ह्रास हो गया था, ठीक है, व्यापार का ह्रास हो गया था। निम्नलिखित में से किसकी उपाधि परम सौगात थी?
परम सौगात की उपाधि धारण करने वाले थे राज्यवर्धन सेकेंड। एक महान रोमानी नाटक कादम्बरी के लेखक कौन है? तो कादम्बरी को किसने लिखा? वानभट्ट ने। हर्ष के सोने के सिक्के के पृष्ठभाग पे किसका अंकन है? तो हर्षवर्धन के सोने के सिक्के के पृष्ठभाग पे भगवान शिव और माता पार्वती का वहाँ पे अंकन किया गया, वहाँ पे चित्र प्रस्तुत है। ठीक है, यानी कि इससे पता चलता है कि जो ये हर्षवर्धन थे वो शैव धर्म के, शैव संप्रदाय के अनुयायी थे स्टार्टिंग में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सती प्रथा के विषय में अपनी आलोचना के लिए विख्यात है? इसमें ऑप्शन है कालिदास, वान, मेघातिथि और माधव। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि 2 और 3। मेघातिथि और वान ये दोनों ने सती प्रथा के विरुद्ध में अपना बोला था। ठीक है, मतलब सती प्रथा का आलोचना किया था। और जैसे कि पता है कि सती प्रथा का पहला ये सबूत कहाँ से मिलता है? तो एरन अभिलेख से, जो कि गुप्त समाज के समय में ये मिलता है। ठीक है, गुप्त समाज का जो समय था वो भानुगुप्त का समय, तो उसी के समय में जो एरन अभिलेख है उसमें पहला सती होने का प्रमाण मिलता है। तो उसके बाद फिर ये वर्धन वंश आता है। तो यहाँ पे मतलब कि वहाँ पे सती का जो परंपरा था वो काफ़ी हद तक शुरू हो चुका था। अगला प्रश्न है, ह्वेंगसॉन्ग के अनुसार नालंदा विश्वविद्यालय में कितने विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त करते थे? लगभग 10,000। ठीक है, मतलब आज से लगभग 1300-1400 साल पहले, है ना, वहाँ पे 10,000 विद्यार्थी पढ़ते थे उस यूनिवर्सिटी में, समझ लीजिए। ठीक है, अगला है, उत्तर प्रदेश में स्थित वह स्थल जहाँ हर्षवर्धन ने बौद्ध सम्मेलन का आयोजन किया था, कहाँ पे किया था? तो माना जाता है कि प्रयागराज में ये बौद्ध सम्मेलन हुआ था। नर्मदा नदी पे सम्राट हर्ष के दक्षिणावर्ती आगमन को रोका, मतलब कि नर्मदा नदी पे किसने सम्राट को, है ना, हर्षवर्धन को दक्षिण की ओर बढ़ने से रोक दिया, दक्षिण की ओर अपना राज विस्तार करने से रोक दिया? तो वो था पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय ने ही हर्षवर्धन को यहाँ पे हराया था, और उसके बाद भी हर्षवर्धन दक्षिण की ओर विस्तार नहीं कर पाए अपना साम्राज्य का। हर्षचरित निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई है? वानभट्ट के द्वारा, क्योंकि वानभट्ट ही हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। निम्नलिखित में से वह अंतिम बौद्ध राजा कौन था जो संस्कृत का महान विद्वान और लेखक था? वह था हर्षवर्धन। ठीक है, और हर्षवर्धन ही सबसे अंतिम महान हिंदू राजा थे। ठीक है, एक सशक्त महान हिंदू राजा थे जो कि बहुत बड़े भूभाग पर अपना शासन किए थे, हालांकि बाद में फिर वो बौद्ध बन गए थे। माना जाता है कि जो कुंभ का मेला लगता है ना, तो इसके स्टार्टिंग करवाने वाले भी हर्षवर्धन ही थे। तो इन्होंने हिंदू धर्म के लिए भी काफ़ी काम किया, और बाद में बौद्ध धर्म जब बौद्ध बन गया, या उसके पहले भी जब उन्होंने बौद्ध धर्म को काफ़ी प्रोत्साहन दिया था। अपनी समृद्धि और एवं ऐश्वर्य के लिए किस प्राचीन नगर को महोदय नगर कहा जाता था? तो कानबुज या कन्नौज को। उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हो गया वह कौन था? तो गुप्त काल के समय में ये नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना हुआ था, है ना। और उसके बाद फिर जैसे गुप्त समाज का जब पतन हुआ, उसके बाद नालंदा विश्वविद्यालय और उन्नति पाया। ठीक है ना, इसका और भी ज़्यादा ये विश्व विख्यात हो गया, मतलब भारत तो छोड़िए विश्व विख्यात बन गया था ये। इसमें बाहर से भी लोग आके पढ़ने लगे थे। ह्वेंगसॉन्ग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर कौन था? तो ह्वेंगसॉन्ग ने जो लिखा है ग्रंथ, उसके अनुसार मथुरा उस समय सूती कपड़े का एक बहुत बड़ा हब था। ठीक है, निम्नलिखित में से किसने नालंदा विश्वविद्यालय का भ्रमण हुआ वहाँ पे अध्ययन किया था? तो ये कहने वाले थे ह्वेंगसॉन्ग। गुप्तोत्तर युग में सबसे प्रमुख व्यापारी केंद्र कौन था? उज्जैन। हर्षवर्धन के काल में खेतों की सिंचाई घटी यंत्र के घरों द्वारा होती थी, यह निम्नलिखित की रचना से ज्ञात होता है। किससे ज्ञात होता है? तो जो वानभट्ट हैं उनके जो लिखा गया कुछ है ग्रंथ, है ना, उसके चीज़ों से ये पता चलता है। सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित की थी? कन्नौज। अगला प्रश्न है, हर्ष का समकालीन शासक कौन था इसमें से? ठीक है, तो देखिए
बिंबिसार हो नहीं सकता, अजातशत्रु हो नहीं सकता, क्योंकि ये सब और प्राचीन समय के हो गए, ठीक ना। फिर देखिए बाकी है भास्कर वर्मा और रुद्रसेन। तो हर्षवर्धन के जो समकालीन थे वो थे भास्कर वर्मा। इसके अलावा शशांक के समय भी समकालीन था। जैसे देखिए बंगाल का कौन सा शासक हर्ष का समकालीन था, तो बंगाल का उसमें शासक था शशांक, ठीक है। शशांक हर्ष का समकालीन था। किस चीनी जाति को वर्तमान शाक्यमुनि कहा जाता है, तो ये भी ह्वेनसांग को ही कहा जाता है। हर्ष के शासनकाल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन सा था, तो स्वाभाविक सी बात है कन्नौज था, है ना। कन्नौज के लिए तो सब लड़ाई होता था, ठीक है। तो उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन बन गया था, कन्नौज बन गया था। हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया कहता था, तो हर्षवर्धन अपना धार्मिक सभा प्रयागराज में क्या कहता था, मतलब प्रयाग में क्या कहता था। सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजित किया था। कहाँ कहाँ किया था, तो एक तो किए थे कन्नौज में और दूसरा किए थे प्रयाग में। कुंभ मेला का आरंभ करने का श्रेय किसे जाता है, तो माना जाता है कि करने वाले भी हर्षवर्धन ही थे। गुर्जरों को किस शासक ने पराजित किया था, गुर्जरों को पराजित करने वाले भी हर्षवर्धन थे। हर्षवर्धन का समकालीन दक्षिण भारतीय शासक कौन था, तो दक्षिण के पुलकेशिन द्वितीय से हर्षवर्धन हार गए थे युद्ध, यानी कि पुलकेशिन द्वितीय हर्षवर्धन का समकालीन था, है ना। तो तभी तो उससे वो युद्ध हारे थे। 5वीं बौद्ध परिषद का आयोजन किसने किया था, ये भी किए थे हर्षवर्धन ने। आज भी भारत में ह्वेनसांग को याद करने का मुख्य कारण क्या है, तो उनका जो किताब था सुयुकी, इससे भारत के संदर्भ में बहुत सारी जानकारी मिलते हैं। क्योंकि क्या है कि बहुत से भारत के जो राइटर हैं उनका जो लिखा हुआ चीज़ है उसको बहुत से इतिहासकार नहीं मानते हैं, ठीक है। क्योंकि वो या तो कविता का फॉर्म में होता है या तो फिर वो कहते हैं कि सब मिथ लिखा हुआ है, ठीक है। लेकिन जो बाहर का कोई किताब मिलता है जिसमें भारत का कुछ जानकारी होता है तो उसको मान लेते हैं। तो उसी तरह से चूँकि ह्वेनसांग चीन से आए थे और भारत में काफ़ी लंबे समय तक रहे थे, वहाँ पे बौद्ध धर्म का शिक्षा भी लेते, यहाँ से बौद्ध धर्म का जो बहुत सा ग्रंथ था उसको चीन ले भी गए थे। तो भारत में कई राज्यों में घूमे थे, तो इसलिए उन्होंने बहुत से राज्यों का वर्णन किया था अपनी किताब में। तो इसीलिए सुयुकी का जो रचना है उसके लिए ह्वेनसांग को आज भी भारत में लोग याद करते हैं। भारत का अंतिम प्रभावशाली हिंदू शासक कौन माना जाता है, तो वो भी हर्षवर्धन ही है। क्योंकि हर्षवर्धन के बाद फिर जो उस लंबे समय तक कोई भी हिंदू शासक इस तरह से इतना बड़ा साम्राज्य पर शासन नहीं किया। उसके बाद फिर जाकर अंत में मराठा साम्राज्य इतना बड़ा बना, अच्छा खासा बड़ा बना, जो कि लगभग अच्छे भारत के बहुत बड़े क्षेत्र पर शासन किया था, ठीक है। और नहीं तो इसके अलावा जो भी साम्राज्य थे, जैसे कि उसके बाद फिर मुस्लिम आक्रमण होने लगता है भारत में, तो उसके बाद जितने भी जो होते हैं जो भारत के हिंदू साम्राज्य थे चाहे बौद्ध साम्राज्य थे, सब बिल्कुल विलुप्त हो जाते हैं। और लगभग ज़्यादातर भारत के इलाकों पे, खासकर उत्तर भारत के इलाकों पे मुस्लिम का ही शासन हो जाता है, ठीक है। और बाद में फिर दक्षिण के इलाकों में फिर विजयनगर समाज का उत्थान होता है, ठीक है। लेकिन उत्तर भारत में तो बिल्कुल भी इस तरह का फिर कोई शासन नहीं आ पाता है। और फिर उसके बाद मराठा भी जो थे वो दक्षिण भारत में ही पहले अपना खुद को स्ट्रॉन्ग कहते हैं, और उसके बाद फिर उत्तर भारत में वो आते हैं, ठीक है। और उत्तर भारत में भी वो बंगाल तक पहुंचते हैं, खिलाके उड़ीसा तक पहुंचते हैं। हर्षवर्धन प्रारंभिक दिनों में किस संप्रदाय का अनुयायी था, तो चूंकि उनके सिक्कों पर शिव पार्वती का मिलता है ये, है ना। और उनके पूर्वज भी शैव धर्म की यानी भगवान शिव की ही पूजा करने वाले थे, यानी कि वे शैव धर्म के शैव संप्रदाय से संबंधित थे। तो दोस्तों इस वीडियो में ही तक, उम्मीद है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल स्टडी विद नौकरी वाला को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।